नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की परीक्षा के लिए चल रहे मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन में। आज हम लोग 12वीं प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस में आप लोग लगातार परीक्षा से रिलेटेड ही सवालों को हल कर रहे हैं। तो सभी लोग आप जुड़ करके सवालों की श्रृंखला को कवर करिए। एक एक सवाल जो आपकी परीक्षा के स्तर का है, परीक्षा के स्तर को मैच करेगा, उनको हम लोग यहाँ पर इस सेशन में पूरा कवर करेंगे। सभी लोग अपनी अपीयरेंस दिखा दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल पर अगर नए बने हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, उसको भी ज्वाइन कर लें। आपका लगना, इन्वॉल्व होना ही हमारा मनोबल है। और अगर किसी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक को भी मेंशन करें, जिसमें कुछ एक को हमने दिमाग में रखा है, जैसे ऊंचाई दूरी का कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट के कुछ पार्ट्स हैं, जो एडवांस वाले सेक्शन है। अगर उसमें आपको दिक्कत आ रही है तो हम एक दो छोटे वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि वह सेशन आपका उसी भाग में कवर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस में सवालों को आप करेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हम परीक्षा के स्तर का ही कर रहे हैं। पहला सवाल बोर्ड पर आपके सामने आता है, ध्यान से देखिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का यह सवाल, जिसमें लिखा है 0.3 का वर्ग है, सिंपल है, डिवाइड बाई 100 है। आप इसका सोल्यूशन करिए। सिंपल सवाल है। यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है और दशमलव अगर एक स्थान पर लगा है तो 2 स्थान पर लग जाएगा, और दूसरी तरफ भाग देने वाला भी 100 है तो दशमलव का स्थान 2 स्थान और शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पॉइंट 2 स्थान और शिफ्ट होगा, एक जीरो पहले से ही था। तो यहाँ पर सवाल में 0.0009 बी ऑप्शन ओरल सोल्यूशन इस सवाल का हल होता दिख रहा है। अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है, डाउट है तो बता दें, बाकी आपको क्लियर हो गया होगा। पहला सवाल डन है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए, सवालों का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा और बहुत ही बढ़ सकता है। तो इसलिए पूरे सेशन को बहुत ही ईमानदारी से सीरियसली बैठकर देखिएगा। ए बी और सी 3 पर्सन है। ए बी और सी के बीच कुल पैसे हैं 1380। इनको बांटा जाना है, जिसमें जो ए को बी सी का 5 गुना मिलता है, ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना मिलता है। मतलब ए बीच वाला पर्सन है जिसे सी का 5 गुना मिलता है और बी का 3 गुना मिलता है। तीनों के हिस्से, तीनों को मिलने वाला भाग हमको बताना है। इसके लिए सबसे पहले इन तीनों का संबंध डिक्लेयर करना होगा, जिसमें ए बीच में है, बी को इधर कर दिया, सी को इधर कर दिया। अब आप देखिए कनेक्टिविटी समझिए तीनों की। ए को सी का 5 गुना, तो सी को अगर 1 मिलेगा तो ए को मिलेगा 5, और बी का 3 गुना, मतलब बी को अगर 1 मिलेगा तो इसको मिलेगा 3। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें दो दो का रिलेशन तो है, और तीनों का रिलेशन अगर बनाना है तो एक रेशियो कंबाइन करिए। देखिए कैसे, 1 है 5 कर दें, 1 है 3 कर दें। ये पैटर्न होता है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ जिससे क्लियरिटी रहे। 1 और 5 का संबंध दिया था, मैंने 5 को ही प्रोसीड किया। 1 और 3 का संबंध दिया था, यहाँ पर मैंने 3 को ही प्रोसीड किया। इस प्रकार से अब कंबाइन करने से तीनों का रिलेशन कंफर्म हो जाएगा। 5 5 तिया 15 और 1 तिया 3। मतलब स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर ए का भाग अगर 15 है तो बी का भाग 5 है और सी का भाग 3 है। अब आपको इस पूरे मतलब कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से 1380 का बंटवारा करना है। अनुपाती पदों को जोड़े, 15 5 20 3 23 होता है। 23 की तुलना आप कर दे 1380 से। देखिए ऊपर लिखा है। अब आपको समझ में आ गया, 1 का मान 6 बार जाएगा, सिंपल 60 हो जाएगा। ए का हिस्सा 15 है। ए का हिस्सा 15 है तो 15 छक्के 90, 900 रुपये मिलेगा अकेले ए को ही। कितना? 900 रुपये। बी का हिस्सा जो कि 5 है, आप देख पा रहे हैं, बी का हिस्सा 5 है, 5 छंगे 30, 300 रुपये मिलेगा। जबकि सी का हिस्सा आप देख रहे हैं 3 है, तो 3 का मतलब 6 3 18, 180 मिलेगा। 900 मिलेगा, 300 मिलेगा, 180 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। तो डी सवाल, डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हल है। आप लोग दूसरे सवाल को भी बड़े ही ईमानदारी से और बहुत ही सीरियस देख करके आगे बढ़िए। अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा हमारे सामने आता है बोर्ड पर, देखिए क्या है। आइए हम लोग तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या है। एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उसमें 38 टूट गए। लाते समय 38 अंडे टूट गए। जो बचे अंडे, बचे कितने होंगे? 162। उसमें उसने प्रत्येक अंडों को 4.80 प्रति दर्जन, मतलब रुपए 4.80 में 1 दर्जन अंडों के हिसाब से उसने बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया में उसे 8% का अभिलाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो पूछा गया कुल निवेश क्या था, अर्थात उसने कुल कितने पैसे लगाए थे, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट लॉस की ऐसे किसी भी प्रकार की स्थिति में जो लाभ हो, जो हानि हो, पहले उस परसेंटेज को टारगेट करिए। 8% का लाभ है तो हम इसको 8/100 लिख दें, और 8/100 को हम क्या कह दें? 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार 100 होता है, मतलब 2/25 हो गया। हम ऐसे सवालों में बस ये देखें कि परसेंटेज के बगल लाभ है तो लाभ का मतलब 2 है। अब आप खुद सोचो, लाभ का मतलब 2 है, और लाभ और हानि का जो परसेंटेज होता है हमेशा क्रय पर आधारित होता है, मतलब लागत पर आधारित होता है। मतलब आपने 25 लगाया था, 2 रुपए का लाभ लिया है और बेचा कितने में बताएं? 27 में बेचा है। अब आइए यहां डिसाइड करिए आपने कितने में बेचा। पहले आप बताओ कितना बेचा है। आप कहोगे सर हम 162 अंडे बेचे हैं। किस हिसाब से बेचा है?
आपने 12 अंडों के लिए लिया है 4.80, क्योंकि अंडे इस संख्या में है तो एक अंडे का मूल्य क्या होगा, 4.80 बटे 12 होगा। ऐसे रहने दें, हाँ ठीक है, लिख दीजिए 4.80 बटे कितना, 12। ये आपने प्राप्त किया है। एक इसका मान है बोलिए 27 का, जितना आपने विक्रय मूल्य यहाँ पर देखा है। क्रय मूल्य क्या होगा, 25, तो 25 का मान देखो कितना होगा। आइए डिसाइड करते हैं, समझते हैं इस सवाल का नेचर क्या है। समझिए, एक तो चाहो डेसिमल हटा दो, 2 जीरो देखिए ऐसे बढ़कर चले आएंगे नीचे। 12 चौके 48 कर दें, 40 हो जाएगा, देख ही रहे हैं आप लोग। 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100 होता है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात आपके सामने नहीं होगी। हम 25 का मान निकाल ले, चाहे 5 पचे 25 यहाँ से काट भी सकते हैं, तुलना ही कर रहे हैं क्रॉस में। इधर देखिए 27 से इसको अगर आप डिवाइड करें तो 6 बार जा रहा है, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 4 16, 6 बार गया। 6 दूना कितना होता है, 12, और 12 को 5 से गुणा कर दें क्रॉस में, तो 60 रुपए टोटल यहाँ पर उसे लागत के रूप में दिख रहा है, अर्थात उसने इस सौदे में कुल 60 रुपए लगाए हैं। एक प्रकार से 27 का मान था, 25 का मान आपको निकालना था। तुलना होती है तो ऊपर नीचे बगल बगल कट जाता है, तिरछा केवल मल्टीप्लिकेशन होता है। उस आधार पे हमने इस सवाल का उत्तर तीसरे का आपको कंफर्म कर दिया। आप सभी लोग नोट करें, और अगर कोई क्लियरिटी में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता दें। अगले सवाल पर चलें। अगला देखिए बढ़िया अलजेब्रिक छोटा सा ही सवाल है, लेकिन ठीक है सवाल। देखिए कुछ बातें समझिए। जैसे अगर a इनवर्स लिखा है, a की पावर -1, मतलब इसे हम 1/a लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसे हम 1/b लिख सकते हैं। और नीचे भाग का देखिए, भाग का सिंबल है, इसका मान क्या होगा, 1/a वर्ग है माइनस 1/b वर्ग है। तो यहाँ पर 1/a वर्ग लिख सकते हैं, माइनस 1/b वर्ग लिख सकते हैं। आप सब जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस हिसाब से जैसे देखिए ऊपर वाला भाग तो ठीक है, आप इसको थोड़ा बहुत स्टेप बढ़ा सकते हैं कि b प्लस ए मतलब a प्लस बी हो जाएगा बटा ए बी हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की। नीचे वाला भाग जो आपके पास देखिए कितना है, अगर हम इसकी क्लियरिटी करें आपके सामने तो यह कितना होगा, 1/a प्लस 1/b। अच्छा एक काम करो, पहले पूरा लिखिए मत आप, जैसे था वैसे रहने दीजिए। 1/a था, 1/b था, इससे देखिए फायदा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी नीचे देखिए क्या लिख सकते हैं, वहां नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा मैं एक स्टेप के हिसाब से चल रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a प्लस 1/b उस नियम से, ठीक है, इसलिए तो उसको बताया मैंने। और इधर 1/a माइनस 1/b। अब इससे देखिए पूरा का पूरा खत्म हो गया। ऊपर 1 है, नीचे क्या है, 1/a माइनस 1/b। तो हम इसको लिख सकते हैं b माइनस a बटा ए बी। अब सुनिए, रेसिप्रोकल होगा तो ए बी ऊपर जाएगा, नीचे आपका b माइनस ए होगा, ए बी बटा बी माइनस ए होगा, जो आपको देखिए पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए बी बटा बी माइनस ए। सवाल का पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। अच्छे से देख लीजिए, चौथा आपका डन होता है। पांचवें पर आइए, 3 cos स्क्वायर ए, त्रिकोणमिति का भी सवाल आपके यहाँ आता ही, पता ही आपको। 3 cos स्क्वायर ए प्लस 7 sin स्क्वायर ए बराबर 4 दिया है। तो हमसे पूछा ए जिसमें एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो कॉट ए का मान आपको बताना है कि कॉट ए क्या होगा, अर्थात उस ए की जगह अगर हम उस एक्यूट एंगल को पुट करेंगे तो कॉट का मान कितना आएगा। हम समझते हैं इसको। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें कुछ संबंध रिलेशंस पता है, यहाँ पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं, बट ये दोनों मान जो रेशियोस हैं, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात है, दोनों अलग अलग हैं। हम इसको लिख देते 3 cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, प्लस 7 लिख देते हैं, और यहाँ पर आपके सामने कितना है, साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, बराबर कितना है, 4 है। अब आगे देखिए बढ़ता हूँ, इसको लिखिए 3 गुणे 1 3 हो गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 साइन स्क्वायर ए। हम सबको इस बात की जानकारी है कि कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब इससे क्या होगा, 7 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर ए। अच्छा सामने 4 लिखा है, 4 साइन स्क्वायर ए, 7 से 3 घटेगा, प्लस 3 आपके पास है, बराबर कितना हो गया, 4। तो हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर ए, 4 साइन स्क्वायर ए बराबर 4 से 3 घटेगा तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/4 होगा, तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1/4 होगा, बराबर साइन ए देखिए क्या होगा, 1/2 होगा। साइन कब 1/2 होता है पता है, साइन 30 डिग्री पर। इसका मतलब ए का मान कितना होगा, 30 डिग्री। और 30 डिग्री आपके सामने है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर वैसे भी वैल्यू के लिए देखिए हमसे पूछा था, इसने पूछा कॉट ए, अभी तो हमें साइन 30 डिग्री अर्थात हमने ए का मान निकाला है 30 डिग्री। ए का मान कितना है, 30। तो हमें क्या बताना है, कॉट 30। कॉट 30 का मान क्या होगा, कॉट 30 का मान ध्यान रखिएगा, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, tan भी जान लीजिए इसी बहाने। tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए जो कॉट 30 होगा
वो आपका इसका उल्टा अर्थात √3 हो जाएगा। इसका मान √3 होगा। जो cot 30 है वो आपके सी देखिए बी ऑप्शन में दिख रहा है सामने इसके राइट सॉल्यूशंस में। हमने आपको जैसे बताया था कि साइन हो, कॉस हो, टेन है, काट है, सेक है, कोसेक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका मान जरूर सभी के लिए याद कर लें। और इसको मैंने आपको किसी सेशन में कराया भी है, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, हर सवाल आपका क्लियर हो जाएगा जो भी आपका इस टाइप का सवाल पूछेगा। अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। 11 परिणामों का, मेरे पास 11 टर्म थे, उनका औसत दिया था 50, करेक्ट है, जिसमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 था, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 था। तो छठा परिणाम पूछा था। जैसे ऐसे सवाल है, 1 से लेकर 11 तक कुछ नंबर्स थे, लोग थे, समूह था, जिनका एवरेज था 50, ये एवरेज था। इसमें हुआ कि आप पहले 6 परिणाम का जो औसत है वो कितना है, देखिए लिखा होगा 49, पहले 6। अंतिम 6 परिणाम का औसत क्या है, अंतिम 6 का औसत क्या है, 52 है, करेक्ट है। अब ये जो छठा परिणाम है जो दोनों में कॉमन है, इसका मान हमको बताना है कितना होगा। छठा, क्योंकि वो दोनों में चला गया, पहले समूह में भी है और दूसरे समूह में भी है। कैसे इसको निर्धारित करेंगे सुनिएगा। इसका मान हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको देखिएगा। इसका तरीका एक तो जनरल है कि आप योग निकाल लें। कैसे, संख्या गुणे औसत, अर्थात 11 गुणे 50 है, 11 पचे 55, 550 है, इसका योग कर दें। 6 9 में 54 है, कैरी 5, 6 चौके 24, 5 29 होता है, इसका योग कर लें। 6 दूना 12 होता है, 6 पंचे 30, 1 31 होता है। अब आप इन दोनों को जोड़ दें, 4 2 6 होता है, 9 1 10 के शून्य हासिल, 1 3 2 5 1 606 हो गया। अब 606 से 550 को घटा दें, क्योंकि ये जुड़कर वही दोनों मान रिपीटिशन में है, एक ही बार लेना है। तो 606 से हमने 550 को जब घटाया तो 0 और 10 से 5 आया, 56 इसके लिए राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन में होगा। इसका एक तरीका मैं और भी आपको बता देता हूँ, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। क्या, जैसे हमने कहा 11 का औसत दिया है कितना बताएं, 50, पहले 6 का औसत दिया है 49, अंतिम 6 का औसत दिया है 52, और अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा है, इसका मतलब एक नंबर ओवरलैपिंग है, दोनों में है, तो उसका निकालने का सिस्टम सुनिए क्या होगा। चेक करिए कि जो पहला, देखिए ये आपकी ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल औसत है, ये आपकी ग्रुप में संख्या है, ग्रुप में औसत है। ये जो हमारा नया, जो हमारा ग्रुप का औसत है, ओरिजिनल औसत से कम है क्या, हाँ 1 कम है। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 से 1 घटेगा तो 1 आएगा, 1 का इस संख्या से गुणा करते 6 होगा। इस 6 को पॉजिटिव देख रहे हैं तो इसी 6 को सिंपली इसमें जोड़ देते, तब भी राइट सोल्यूशन वह मान पता चल जाता जो आपका ओवरलैपिंग था, अर्थात छठे स्थान पर था। छठे सवाल का छठा स्थान 56 सही उत्तर है। आप सभी लोग लिखिए, सही उत्तर करिए। अगले सवाल पर आइए। इस सवाल को देखिए क्या दिया है, इसको ध्यान से समझिएगा, कहना क्या चाहता है। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए क्या कहना चाहता है। 2 सकेंद्रीय मतलब कोसेंट्रिक जिसे कहते हैं वृत्तों में बड़े वाले वृत्त की जीवा मतलब कार्ड जो सतह पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाए, की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो उसकी जीवा है उसकी स्पर्श रेखा है। इन दोनों वृत्तों के बीच वलयाकार मतलब जो रिंग का सेक्शन है उसका क्षेत्रफल, जैसे ऐसे बनाता हूँ, एक सर्कल है, इसी के अंदर एक और सर्कल है, करेक्ट है। ए इसका सेंटर है, ए इसकी रेडियस है और यह इसकी रेडियस है। इस प्रकार से दोनों दिया है। अब आगे पूरी कनेक्टिविटी समझिएगा क्या होने वाला है। इसका जो, इसकी देखिए जीवा है, बड़े की यह जीवा है और दूसरे की स्पर्श रेखा का मतलब सतह से होकर जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी सर्कल पर कोई स्पर्श बिंदु है, इसके सेंटर से जो है लेंथ होगी इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी, और साथ साथ यह त्रिज्या भी होगी स्मॉल में, क्योंकि सेंटर से इस छोटे वाले सर्कल की यह त्रिज्या भी होगी। यह पूरी लेंथ आपकी 10 दी गई है। अगर यह पूरी लेंथ 10 है तो यह लेंथ 5 है, यह भी 5 है, और आपको पता है कि यह बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है जो कैपिटल आर है। अगर हमसे इस वलय का, रिंग का क्षेत्रफल पूछा है, जो आप देख रहे हैं इसका पूरा, इसका क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। मुझे इसी का मान बताना है, करेक्ट है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इनके बीच एक समकोण बना है, एक त्रिभुज भी जनरेट हुआ है, ये देखिए यहाँ तक, और यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, और यह जो वैल्यू है जो 5 है। इनके समकोणीय रिलेशन को हम पाइथागोरस के सिस्टम से लेकर चलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 25, करेक्ट है। और हमको निकालना भी क्या था, वलय रिंग का क्षेत्रफल, जो कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है।
जब इसका मान यहाँ से 25 डेवलप हो चुका है तो 25 गुणे पाई के रूप में, क्योंकि पाई का मान उत्तर में रखा नहीं है तो 25 पाई इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। 7वां सवाल आपका डन होता है। मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। 7वां सवाल एक अच्छा शानदार सवाल था। ऋण ली गई कोई धनराशि, निश्चित धनराशि मतलब लोन ली गई राशि, प्रत्येक 6,760 रुपए की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है। मतलब साल के छठे महीने पर 2 किस्तों में, छठे महीने में फिर अगले छठे महीने में, इस प्रकार से 2 समान किस्तों में लौटाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी वो 8% पर वर्ष थी, एक साल में 8% थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना होगा। जब जो है किस्तें छमाही, अर्धवार्षिक है ना छमाही, अगर छमाही होती हैं तो या ब्याज दर छमाही होता है तो दर का आधा कर दिया जाता है। तो 8% का क्या हो जाएगा, 8% का आधा होगा मतलब 4% होगा। और किस्तों के सवाल जब आपको करने होते हैं तो आउटस्टैंडिंग वैल्यू और किस्त का एक रिलेशन जनरेट करना होता है। वो कैसे होता है उसको भी सुनिएगा। यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग वैल्यू है और ये आपकी EMI है जो किस्त के रूप में लिखी जाती है। वो कैसे जनरेट होती सुनते चलिएगा। दर कितना बनकर आया 4%, जो 1 बटा क्या होता है 25, 4/100। यहाँ लिखिए 25 और 25 में 1 का ब्याज जुड़कर यह राशि बनी 26। अगली बार 25 का वर्ग होगा मतलब 625 और 26 का वर्ग होगा मतलब ऐसे लिखना चाहे तो 676 हो गया। 676 करेक्ट है। 25 का वर्ग ऐसे तीसरी बार जाते तो 25 का क्यूब और 26 का क्यूब। किस्तें हमेशा बराबर, दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए, जबकि बराबर नहीं दिख रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है बराबर करना। कुछ नहीं, बस 26 से गुणा कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। इधर किया बट इसमें भी करना पड़ जाएगा इक्वलिटी बनाने के लिए। 25 गुणे 26 करना है। 25 गुणे 26 जो होता है वो 650 होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। या कर लीजिए 25 छक्के 150, 25 दूना 50, 10 60 होता है। 50 और 15 क्या होता है 65। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 650 थी, अगली बार घटकर 625 हो गई। ये आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग थी जो 6 1275 है, 1275 है। और आप अगर किस्तों के रूप में सोचिए तो 676 और 676 दो समान किस्तों में टोटल कितना भुगतान कर रहे हैं, इसकी हम क्यों सोच रहे हैं ऐसा, इसलिए सोच रहे हैं कि कितनी राशि ब्याज के रूप में देनी है। मतलब ये हमारा लोन था, लोन ली गई राशि थी और भुगतान की गई राशि 676 और 676 दो समान किस्तों में। देखिए कितना 6 6 12, 7 7 14, 1 15, 6 6 12, 1 1352, ये आपने भुगतान किया है। कितने का अंतर है बोलिए, कितने का अंतर है, आइए देख लीजिए। 12 से 5 7 होता है, ठीक है, और 14 से 7 7 होता है, करेक्ट है, 14 7, और ये 77 का भुगतान आपको ब्याज के तौर पर करना है। आपकी प्रत्येक किस्त राशि कितनी है 676 और इसका मान क्या दिया है 6,760 रुपये। एक का मान कितना होगा 10 बार जा रहा है और यह राशि ब्याज के तौर पर कितनी है 77, तो 77 बराबर क्या होगा 770। यही आपकी ब्याज की राशि है जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। आसानी से इस सवाल का उत्तर आप लोग कर सकते हैं। 8वां आपका डन होता है। 9वें सवाल पर आइए। ऐसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं कॉमन। 3x² + ax - 12 एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया है। इसको एक लीनियर x - 8 से विभाजित अगर करते हैं तो a का मान बताइए क्या होगा। तो आपको इस द्विघात समीकरण 3x² + ax - 12 को इससे विभाजित करना मतलब x बराबर 8 को सब्स्टिट्यूट करना। दरअसल कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्या यह इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड तब होगा जब इसका यह मान इसको संतुष्ट कर दे, अर्थात इसके मान को 0 बना दे। तो 0 बनाने से वह इसका एक फैक्टर होगा और ये वैल्यू इसकी एक रूट होगी, जीरोस होगी। या नहीं जीरोस है, नहीं फैक्टर्स बना सकता है, तो इसको रखने से जो मान आएगा वही शेषफल कहलाएगा। इसने हमसे कहा है कि यह विभाज्य है। इसका मतलब अगर हम इस समीकरण में इसको पहले तो px मान लें, अगर इस समीकरण में हम p की जगह पर 8 पुट करेंगे, यही करेक्ट है, तो यह मान आपका 0 हो जाएगा। अब हम समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 8 पुट कर दे, 3 × 8 का स्क्वायर प्लस a × 8 - 12 बराबर 0 कर दिया। 8 8 64 गुणे 3 कर दे, 3 चौके 12 होता है, 3 छंगे 18, 192 हो गया। 64 गुणे 3 कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 छंगे 18 प्लस 8 हो गया माइनस 12 है बराबर 0 है। ये खत्म हो गया, 9 से 1 8 होता है, 180 बराबर 180 प्लस 8 हो जाएगा। बेसिकली 180 प्लस 8 बराबर आपका 0 है। तो 8 बराबर क्या होगा -180 होगा, करेक्ट है। ये हो गया 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो ए बराबर 22.5 होगा, वो भी नेगेटिव में। तो -22.5 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। 9वां सवाल डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए इस तरह से नोट कर लीजिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आकृति में एक वृत्त का केंद्र है,
एक वृत्त का केंद्र क्या है देख पा रहे हैं आप सभी लोग, वो है। अनुभाग मतलब एक पार्ट है जो कि कितना कैसे प्रेजेंट किया है, ओ ए पी बी, अर्थात ये आर्क के साथ प्रेजेंटेड है। तो कह रहा है वृत्त का 5/, इसका जो एरिया है ना वो वृत्त का 5/18 है, पूरे सर्कल का। सर्कल मतलब वृत्त का 5/18 है। यक्स का मान बताना है। यक्स हमको दिया कहाँ है, यहाँ पर हम लोग को दिया है कोण के रूप में। मैं आपको बता दूं कोण के रूप में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब कभी कोई सर्कल है, सर्कल का अपना सेंटर है, सेंटर से सतह पर मिलाने वाली अगर दो बिंदु हैं तो दोनों एक सेक्टर क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पर एक कोण थीटा है तो इसका जो एरिया होता है पता क्या है, एरिया पहली चीज तो पूरे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। पाई आर स्क्वायर के साथ देखा जाता है कि यह थीटा इस पूरे का कितना भाग है, पूरा कितना होता है 360, तो गुणे थीटा बटे 360 कर देते हैं। यही नियम होता है, समझ रहे हैं आप लोग। अब आपको बता दूं कि जैसे हमारा जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि कोण यहाँ पर एक्स है, हम लिख दे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पर एक्स बटा हम 360 कर दें। ये हमारा वह वृत्त है, ये जो सेक्टर वाला है, और जबकि ओरिजिनल हमारा जो वृत्त होगा वो पाई आर स्क्वायर है। बराबर कितना दिया है, 5/18 है। अब इसी को रिलेट कर ले, अपने आप सारी कनेक्टिविटी क्लियर हो जाए। यह इससे खत्म हो गया। आप लिख सकते हैं x बटा 360 बराबर 5/18 कर दूं। 18 दूना 36 होता है, 20 पंचे 100, अर्थात x का मान कितने डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री देखिए बी ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। समझ है, अगर आपको क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट की तो दिक्कत थोड़ी आएगी, सवाल तो हल ही कर लेंगे। तो सवाल आपका सही उत्तर कितना दे रहा है, बी ऑप्शन, जो कि 100 डिग्री है। राइट सोल्यूशन 10वें सवाल में आप लोग लिखिए सही उत्तर के तौर पर। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, एक गिलास में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:5 है। ठीक है, मतलब एक गिलास था जिसमें दूध और पानी था, 3 भाग दूध था तो 5 भाग पानी था, पानी ज़्यादा था। तथा दूसरा एक कोई और गिलास है जिसमें 6:1 है, मतलब इसमें दूध ज़्यादा है, 6 भाग दूध है तो 1 भाग पानी है। कह रहा दोनों गिलासों को कैसे मिलाएं एक नए मिश्रण में, मतलब किस रेशियो में मिला दूं कि जो नया हमारा जो बर्तन हो उसमें दूध और पानी की मात्रा बराबर बराबर हो जाए। करेक्ट, इस तरह के सवालों को एलिगेशन से मैनेज किया जाता है। पहले गिलास में अगर हम देखें तो 3 और 5 का रेशियो था, दूसरे गिलास में 6 और 1 का रेशियो था। इनको मिलाना है 1 और 1 के रेशियो में, मतलब ऐसा प्रेजेंट करना है कि 1 और 1 बन जाए। कैसे करा जाएगा, यह 3 भाग है टोटल 8 में, और हम कोई भी ले लें, चाहे दूध को ले लें चाहे पानी, दोनों से सवाल हल हो जाएगा। मैंने कहा इसमें दूध की मात्रा 3 है और टोटल कितना है 8 है, इसमें दूध की मात्रा 6 है और टोटल कितना है 7 है, इसमें दूध की मात्रा 1 है और टोटल कितना है 1 है। एक एलिगेशन ऐसे बना दे, खुद ही दूध और पानी का अनुपात जनरेट हो जाएगा। एलिगेशन मतलब डिफरेंस, 3/8 से 1/2 का डिफरेंस करिए और 6/7 से 1/2 का डिफरेंस करिए, खुद ही क्लियरिटी बन जाएगी। अगर आप इसका डिफरेंस, दरअसल 1/2 ऐसा डेटा होगा जो एक से ज़्यादा तो दूसरे से क्या होगा, कम होगा, यही इसकी रियलिटी होती है। जैसे अगर आप समझ रहे हैं तो आपको डिफरेंस करना चाहिए। 3/8 का 1/2 के साथ डिफरेंस लिख रहा हूँ। 3 दूना 6 में से 8 घटेगा, 3 दूना 6, 8 घटेगा तो कितना 2/16 होगा, मतलब 1/8 होगा। वैसे भी देख लीजिए 1/8, 3/8, 4/8 मतलब 1/2। इसी तरह से अब आपको 1/2 से क्या करना है, 6/7 का डिफरेंस करना है। तो 7 1 के साथ 6 दूना 12, 5/14 होगा, 5/14 होगा। अब इसको चेक कर लीजिए, देखिए कैसे, एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा कैसे किया। 6/7 था, इसमें से 1/2 घटाया, 6 दूना 12, 12 में 7 घटा बटे 14, तो 12 से 7 5/14 हो गया। अब यही रेशियो आप लोग सेट कर लो, देखो कैसे बनता है। ये रेशियो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 चौके 8 है, 2 सते 14 है, 7 उधर गया 5 इधर आया, 5 चौके 20 हुआ, 20:7 हो रहा है। मतलब 20 भाग दूध लेंगे और 7 भाग पानी लेंगे, तब जाकर के 1:1 के अनुपात में, अर्थात दूध पानी की मात्रा बराबर बराबर आएगी नए बर्तन में। इसको आपको देखना पड़ेगा। 11वां सवाल आपका डन होता है। इस तरह के सवाल, अच्छा आप चाहो ना तो जैसे मैंने 3/8 के हिसाब से किया है तो 5/8 और 1/7 पर भी जा सकते हैं, क्योंकि हम पानी वाला रिलेशन से लेकर चले जाएंगे, तब भी सवाल एज इट इज आंसर वही सेम देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए और बी, देखो ये भी बहुत शानदार सवाल है, इसको समझिएगा। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को डी दिनों में समाप्त करते हैं, डी दिन में। अकेले अगर मैं कहता हूँ कि ए को ही दे दूं सारा काम तो वह 8 + डी दिन में करता है, जबकि वही काम मैं बी को दे दूं तो 18 + डी में करता है। मतलब जैसे एक होता नहीं, कोई दिन आप निर्धारित कर लो 15 दिन या 10 दिन या 12 दिन, तो अगर दोनों मिलते हैं तो 10 दिन में होता है, जबकि ए अकेले करेगा 10 8 18 दिन में होगा।
और अगर वही काम बी करेगा तो 18 10 28 दिन में होगा। इस प्रकार का सवाल है। इसके लिए एक पैटर्न दिमाग में रखना पड़ता है। बाकी के सवाल देखिए हल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ डाउट रहेगा। ऐसे में ध्यान दीजिएगा, अगर एक नोट पहले आप लिख लेना, अगर दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, जिसमें अगर जो पहला व्यक्ति है उसको x प्लस a दिन में करता है, थोड़ा ज़्यादा दिन लग जाएगा, अकेले लगेगा। जबकि दूसरा अगर उसी काम को x प्लस b दिन में करता है, तो ऐसे में इस x का मान अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट ए बी कर दीजिए। बस अंडर रूट ए बी कर दीजिए तो उसका दिन पता चल जाएगा। किसका? दोनों के मिलकर करने वाला दिन। करेक्ट है। आई हम लोग समझते हैं। जैसे आप देख रहे थे कि यहाँ पर दोनों मिलकर डी दिन में करते थे। यह करता था डी प्लस 8 दिन में, यह करता था डी प्लस 18 दिन में। ऐसे में अगर डी का मान निकालना है तो अंडर रूट 18 गुणे 8 कर दें, तो 18 गुणे 8 144 होता है। 144 का मतलब डी का मान 12 हो जाएगा। अर्थात जो रियल में जो दिन लगेगा वो कितने दिन लगेगा बताएं? 12 दिन। 12 दिन ही लगा। इसका मतलब ए करने में 12 8 20 दिन लगाएगा और बी करने में 12 18 30 दिन लगाएगा। मतलब अब सवाल एकदम क्लियर अपनी मुट्ठी में हो गया। ए करेगा काम को 12 8 20 दिन में और बी करेगा उसी काम को 30 दिन में। करेक्ट है। अब टोटल वर्क प्लान कर लो। टोटल वर्क 60 होगा। एफिशिएंसी क्षमता 20 या 60, इसकी 3 काम एक दिन में करने की, इसका 2 काम एक दिन में करने की। मतलब पहला वाला एक दिन में 3 काम करेगा ए और बी करेगा 2 काम। सवाल कह रहा है कि ए 4 दिनों तक काम करता है और शेष काम को पूरा करने के लिए फिर बी को सौंप देता है, तुम करो। अब सोचिए अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? बोलिए 12। 60 में से 12 निकाल दे तो शेष काम हुआ 48। ये शेष काम है। इस शेष काम को करने वाला बी है जो एक दिन में करता है 2 काम। तो 48 काम अगर मैं उसको सुपुर्द कर दूं, तुम करो, तो 2 से भाग कर दो, 24 दिनों में वह कार्य को पूर्ण कर लेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है। बी ऑप्शन इस सवाल की राइट सोल्यूशन है। 24 दिनों में वह कार्य को डन कर पाएगा। कौन? बी। बचे हुए काम को। अगर यहीं पर साथ साथ की कोई ज़रूरत तो दिया नहीं, फिलहाल यही सबसे मुख्य था इसमें। अगर ये समझ में आ रहा है तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर आइए। ये सवाल देखिए, देखने से बहुत बढ़िया लग रहा है, करने में देखिए क्या होता है। एक आकृति है, एडी 12 है, एडी मतलब ए लेंथ, एई 8 है, ए मतलब ए लेंथ, ईसी, ईसी कितना है? 14 है। बीडी का मान पूछ रहा है, मतलब ए लेंथ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। आपको कितने दिख रहे हैं मुझे नहीं पता है। रीजनिंग के हिसाब से मत सोचिएगा, हम मैथ के हिसाब से सोच रहे हैं। एक त्रिभुज में मुझे दिख रहा है एडीई, त्रिभुज एडीई, और एक त्रिभुज मुझे दिख रहा है एबीसी। एबीसी 2 त्रिभुज मुझे दिख गए। आपको दिखा कि नहीं? अब देखिए दोनों में है क्या? दोनों सिमिलर हैं, समरूप है। बोलिए कैसे? इसका कोण ए, इसका कोण ए कॉमन है कि नहीं? सेम है ना दोनों में, इसमें भी है उसमें भी है। इसके बाद इसमें कोण जो ए ई डी है, मतलब कोण ई है, वह बराबर है किसके? यहाँ पे कोण बी के, कोण बी के। किन्हीं 2 त्रिभुजों के अगर 2 कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। संगत किसको कहते हैं सुनिएगा। इस ए के विपरीत यहाँ पर भुजा कौन है? डीई, और इस ए के विपरीत बड़े वाले में कौन है? बीसी। हालांकि इनका कोई मतलब नहीं, बराबर करिए। इस ई के विपरीत यहाँ पर कौन है? एडी, और ई के बराबर यहाँ कौन है? बी, बी के विपरीत कौन है? एसी। बराबर यहाँ ऑटोमेटिकली यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर डी के विपरीत कौन है? एई, और यहाँ पर सी के विपरीत कौन है? एबी। समझ रहे हैं? अब इस हिसाब से जो जो वैल्यू पता है उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालें। इससे कोई मतलब नहीं है। एडी का मान कितना है? एडी का मान 12 है, और एसी का मान कितना है? 14 8 22 है। बराबर एई का मान कितना है? 8 है। एबी का मान कितना है? 12 प्लस एक्स है। 12 प्लस डीई, डीबी बीडी कर दो जो पूछा है आपसे। बीडी तो पूछ रहा है। हाँ, 2 11 बार, 2 6 बार ना, 2 3 6 होता है, 2 चौके 8 होता है। करेक्ट है। अब आप क्या कर दो, देखिए यहाँ पर 11 चौके 44 उधर कर दे, इसको उधर कर देते हैं। कैसे हो जाएगा? इसको 3 से गुणा करिए। 12 3 36 प्लस 3BD बराबर 11 चौके 44। 3BD बराबर 44, 36 से घटेगा 8 होता है। BD बराबर 8/3 होता है। 8/3 यहाँ पर सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग लिखिए। 13वां डन होता है। करेक्ट है। 13वां डी, सी ऑप्शन 8/3 इस सवाल का करेक्ट है। आप सभी लोग लिख सकते हैं। अगले सवाल पर आइए।
14 नंबर, 450 किलोमीटर की एक दूरी है, तय करना है। ट्रेन दो है, एक ट्रेन ए है, दूसरी ट्रेन बी है। कह रहा जो ट्रेन ए है बी की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा लेती है। कोई समय कब ज़्यादा लेता है? जब उसकी चाल कम होती है। इंजन की खराबी हो जाती है तो ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। जो ट्रेन बी की गति पहले थी वो 1/4 कम हो गई, पहले की तुलना में 1/4। मतलब बी पहले जो चलती थी, 1/4 का मतलब ऐसे होता है 4 की गति से चलती थी, तभी 3 की गति से चलने लगेगी। बी की गति अभी कितनी हो गई? 3। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेगी। पहले से 45 मिनट ज़्यादा लेती थी। देखिए पहले से, देखिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा समय लेती थी, आपको पता है। इंजन की खराबी हुआ तो बी की गति 1/4 कम हो गई। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में अब 30 मिनट ज़्यादा समय लेने लगी। सोचो, उधर तो 45 का मार्जिन था, इधर 30 मिनट ज़्यादा समय लेना शुरू कर दी। तो ट्रेन ए की गति हमसे पूछ रहा है, हम लोग क्लियरली बता ले ट्रेन ए की गति कितनी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में ध्यान सुनिएगा, जो इसका डिफरेंस आया, भाई वैसे भी चीज़ मैं बता दूं, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है अपोजिट होता है। हमारी स्पीड अगर ज़्यादा है तो समय कम लगता है, स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगता है। स्पीड का रेशियो जो 3 और 4 का था, बी में ही था, वह अब कितना हो जाएगा? मतलब 3 4 ही रहेगा, तो समय का रेशियो क्या बन जाएगा? 4 3 का। समयों का अंतर कितना है? 1 का। 1 का 1 बराबर, आप देख रहे हैं जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो एक तरफ पीछे था, वो एक तरफ पीछे, दोनों जुड़ करके 75 हो जाएंगे। 75, 1 का बराबर 75। तो बी को समय कितना लग रहा था? देखिए समय इसका 4 है, तो 4 बराबर 75 गुणे 4 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। इसका समय कितना लग रहा है? बी को 3 है, देखो 3 है। बी का समय कितना है? बी का निकालना भी बता, क्लियर हो जाएगा। 225 आ जाएगा। कैसे? 75 गुणे 3। बी को लगता है 225 मिनट, बी को लगता है 225 मिनट। अब आपको पता है ए को कितना लगेगा? सवाल पढ़िए। ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा समय लेती है, तो 275 उसको, 225 उसको लगा है, तो 225 प्लस 45 कर दें, कितना लगेगा? 270 मिनट। 40 और 20 60 70। ए किसी यात्रा को पूरा करने में 270 मिनट लगाता है। यात्रा की लेंथ कितनी है? 450। हम ए के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ए की ही गति बतानी है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी है? 450 क्या बताएं? किलोमीटर। और यह क्या है? मिनट। मिनट को घंटे में लिखने के लिए क्या करते हैं? 60 से करते हैं भाग, तो इसको कर दिए 270/60। ठीक है, इसको चाहे ऐसे खत्म कर दें, 45 गुणे 60/27। ठीक, आइए देखते हैं। 9 त्रिक होता है 27, 9 पचे 45, 3 20 बार होता है, 20 पंचे 100। 100 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति थी पहले वाली ट्रेन की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कनेक्ट कर दिया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। समझ जाइए, आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। 14 नंबर डन होता है। आज के सेशन का अंतिम सवाल आता है। किसी शंकु, शंकु मतलब कोण, की आधार की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई का जो रेशियो दिया है 4:7 दिया है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसके आधार की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले शंकु सोच लें। ये शंकु है, इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है, करेक्ट। अब आपको पता है स्लैंट हाइट है, यल है। हमसे कहा है कि उसके आधार की त्रिज्या मतलब यल और स्लैंट हाइट यल, आधार की त्रिज्या मतलब आर और स्लैंट हाइट का जो रेशियो है वो 4:7 है, करेक्ट है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल बराबर 792 दिया है। तो आधार की त्रिज्या ही पूछ रहा है। देखिए आराम से हम लोग कंफर्म कर दें कैसे। त्रिज्या को मानो 4x और त्रिज्यक ऊंचाई को माने 7x, 4x और 7x। पाई को लिखिए 22/7, त्रिज्या को लिखिए कितना? 4x और त्रिज्यक ऊंचाई को लिखिए 7x बराबर 700 कर दे 92, 792, करेक्ट है। आइए देखिए, जो कटपिट जाए खत्म करिए उसको। 7 से 7 खत्म हुआ, ये समझ में आ रही बात है। 11 दूना 22 होता है, 11 सते 77, 2 2, 11 दूना 22, ये भी सही है। 4 दूना 8 होता है और 8 9 72, x वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 8 9 72 हुआ। x बराबर होगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3। 3 गुणे 4 कर दे, रेडियस ही तो पूछा है, तो रेडियस बराबर 3 चौके 12, यही है बी ऑप्शन। 12 है त्रिज्या। आयतन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले, बता सकते हैं आप लोग। तो सही आपका सोल्यूशन है, सही पैटर्न है। सवाल बड़े अच्छे थे, आप सारे सवाल को अच्छे से कवर कर लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सही में अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।